दोस्तों, पटना के फुलवारी शरीफ में जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी, उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि अब तक इसमें 4 गिरफ्तारी हुई है। 4 गिरफ्तारी मोहम्मद जलालुद्दीन की, जो झारखंड का पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है। वो किस तरह से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था, किस तरह से कट्टरपंथी तैयार करता था, वो मैंने आपको बताया था। दूसरा व्यक्ति था अतहर परवेज, जो फाइनेंस देखता था, लोगों को किस तरह से नए संगठन में जोड़ा जाए। दरअसल ये सिम्मी का रहा हुआ आदमी था, तो सिम्मी के जो दूसरे लोग हैं, सिम्मी प्रतिबंधित हो गया है, तो उसके लोगों को इससे जोड़ना, इसमें जो फाइनेंस का काम था। दरअसल 3 बैंक खाते इस ग्रुप के मिले हैं, जिसमें 84 लाख रुपए इसमें जमा है। और अरमान मलिक, और चौथी गिरफ्तारी है मरगूब अहमद दानिश उर्फ इलियास उर्फ ताहिर। 3 नाम वाला ये व्यक्ति सबसे खतरनाक है, और इसने ही पूरी प्लानिंग रची थी कि किस तरह से जो भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। यही मास्टरमाइंड था, और यही गजवाए हिंद मॉडल पर काम कर रहा था। पहले समझ लीजिए कि गजवाए हिंद क्या मतलब है। गजवा का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, और हिंद के लिए लड़ाई, यानी हिंद को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए लड़ाई। दरअसल जो काफिरों के खिलाफ लड़ते थे लोग, उनको गाजी कहा जाता था, और ये जो लोग हैं वो हिंद को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और गजवाए हिंद भारत को 2047 तक कैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाए, इसकी पूरी कार्य योजना बनाई हुई थी। और इस पर 2023 यानी अगले ही साल से इस पर जिहाद शुरू होनी थी, और जिहाद की पूरी रूपरेखा थी, किस तरह से काम करना था, ये पूरा प्लान था। अब ये समझ लीजिए कि ये साजिश कितनी गहरी थी। दरअसल ये जो मगरूब व्यक्ति है, इसके फ़ोन में 2 ग्रुप मिले हैं। दरअसल पुलिस को नहीं पता था कि ये इतना शातिर आदमी है। इसको PFI के साथ संपर्कों को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे ही इसका मोबाइल पुलिस के हाथ में आया तो पुलिस के पैरों के तले की ज़मीन निकल गई। इसके फ़ोन में जो 2 ग्रुप मिले जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे, यानी पाकिस्तानी जो व्यक्ति था वो इसका मालिक था, जिसका नाम है दानिश। 2 एडमिन थे, एक तो दानिश और एक ये मरगूब। ये जो 2 व्यक्ति थे ये इस ग्रुप को चला रहे थे, जिसका नाम गजवाए हिंद था। और इसमें जो इस ग्रुप का आइकॉन था, उसमें भारत के ऊपर जो है इस्लाम का झंडा पूरे भारत को हरे रंग में कर रखा, चांद सितारा बनाया हुआ था, जो ग्रुप आइकॉन था। और इसमें लिखा हुआ था कि ये 27 जून की चैट है कि अब AIMIM यानी जो ओवैसी वाली पार्टी है उसको सपोर्ट नहीं करना है। अब हमको 2023 से भारत के मुसलमान खड़े हो जाएंगे, जो जिहाद करेंगे, और यहीं से शुरू होगा हमारा डायरेक्ट एक्शन। यानी 2023 से काम करना था। जैसे मैंने बताया कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता था, वहाँ से ही लगातार इन लोगों को फंडिंग हो रही थी, मोटा पैसा आ रहा था। और इन ग्रुपों में हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन के लोग जुड़े हुए थे। दरअसल जो डॉक्यूमेंट यहाँ से मिले हैं कि किस तरह से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है 2047 तक, उसमें 7 स्टेप थे कि किस तरह से। पहले तो ये बताया गया था कि इस देश में सिर्फ 9 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 75 से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी जगह हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान अगर अल्पसंख्यक है तब भी कोई बड़ी बात नहीं। मुसलमान अल्पसंख्यक रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यकों को भी हम घुटने पर ला देंगे। बहुसंख्यक कायर होता है, और उसको घुटने पर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बस हमको अगर शुरुआत में हमको 10% मुस्लिमों का जो पार्टिसिपेशन मिल जाए, उसके बाद हम राजनीतिक आर्थिक ताकत कैसे बनेंगे, धीरे धीरे जो है हम RSS से SC ST OBC को तोड़ेंगे। ये एक एजेंडा सेट करेंगे कि जो RSS है वो अपर कास्ट की पार्टी है, इसलिए SC ST OBC को वहाँ से डिटेक्ट करना है, वहाँ से हटाना है और अपनी तरफ जोड़ना है। अपनी तरफ कैसे जोड़ेंगे? हम संविधान का नाम लेंगे, हम तिरंगे का नाम लेंगे, हम जो है अंबेडकर का नाम लेंगे, हम योग का सहारा लेंगे। बस ये हम सहारा लेंगे। साफ लिखा था कि इनके पीछे हमारा मकसद इस्लामिक राष्ट्र बनाना होगा, लेकिन आगे इसको रखेंगे। इससे ये जो हिंदू कौमें हैं वो हमारे साथ आ जाएगी, और धीरे धीरे हम जब राजनीतिक पावर बन जाएगा तो फिर अपनी सरकार होगी। हम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार में भी अपने आदमी होंगे, जुडिशरी यानी कोर्ट में भी अपने आदमी होंगे, और
सरकार जब अपनी होगी तो हम अपना नया संविधान लिख देंगे, और अगर कोई व्यक्ति विरोध करेगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब खत्म, बिल्कुल जिस तरह से कन्हैयालाल दर्जी को किया गया है, इस तरह से सफाई कर देंगे। हर जगह अपने जो वफादार आदमी हैं उनको बैठाया जाएगा, और इस काम के लिए हम विदेशों से भी मतलब संबंध बनाएंगे। तुर्की के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होंगे, और कई देशों से इनको फंडिंग भी मिल रही थी, और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया था कि किस तरह से हमको पूरे इस नैरेटिव को सेट करना है, ताकि हमारे साथ ये लोग कुछ हिंदू और अब फिर उसके बाद मुस्लिम आ जाएंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुसलमान सदैव से ही अल्पसंख्यक रहे हैं, वो विषय नहीं है, बस हमको जोड़ना है। दरअसल पीएफआई एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिसका देश में कई बम धमाकों में भी नाम आया है। सीए और एनआरसी के दौरान जो प्रोटेस्ट हुए थे इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय था, बहुत ज़्यादा फंडिंग ये कर रहा था। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि ये मरगूब व्यक्ति है, ये 2006 से लेकर 2020 तक दुबई में रहा था। इसके परिवार के कई लोग अभी भी पाकिस्तान में रहते हैं, और ये इससे संगठन से जुड़ा, लेकिन ये संगठन 2016 से ही फुलवारी शरीफ में काम कर रहा था, लेकिन पुलिस और एजेंसी को कोई पता नहीं थी। जब जो प्रधानमंत्री 12 जुलाई को पटना गए, जो पटना विधानसभा का शताब्दी वर्ष था, वहाँ पर भाग लेने के लिए, तो प्रधानमंत्री पर अटैक करने की इनकी योजना थी। लेकिन उससे पहले ही 11 जुलाई को यहाँ पर छापा मारा, आईबी को इनपुट मिले थे, और तब ये लोग पकड़े, 2 लोग पकड़े गए थे, जो इसमें जलालुद्दीन है और अतर परवेज है। और उसके बाद ये सब लोग आ रहे हैं। अब तक 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन इतना बड़ा कांड फुलवारी शरीफ से चल रहा था, लेकिन वहाँ की पुलिस को कुछ पता नहीं था, और लगातार ये अब से नहीं 32 सालों से फुलवारी शरीफ में इस तरह के कांड होते आए हैं। कई लोग वहाँ से मिले, यहाँ तक कि गोधरा कांड का जो मुख्य आरोपी भी था वो फुलवारी शरीफ से जुड़ा हुआ था, और कई जो कश्मीरी आतंकवादी मामलों में इन्वॉल्व रहे लोग थे वो फुलवारी शरीफ में देखे गए थे। कई लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में रहे थे उनका ताल्लुक फुलवारी शरीफ से था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वहाँ की एजेंसी, वहाँ की पुलिस को कुछ पता नहीं रहा, और ये मामला इतना बढ़ गया। दरअसल बिहार को इन्होंने सॉफ्ट टारगेट बना रखा था, और फुलवारी शरीफ इनका सेफ जोन था, और इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में इनकी एक्टिविटीज़ हो रही थी। जो पाकिस्तानी संगठन है तहरीर लब्बैक, वो सीधे सीधे इस पूरे मामले में सक्रिय था। पाकिस्तानी संगठन जो गजवे हिंद, दरअसल ये कश्मीरी संगठन जो है 2017 में जो गजवे हिंद कॉन्सेप्ट लेकर आया था, इसका एक जो कमांडर था मूसा 2019 में मारा गया था। अब इसका नया कमांडर था, उसके लिए काम करता था, और तहरीक लब्बैक के लिए काम करता था। दरअसल गजवा हिंद यानी हिंद को इस्लामिक देश बनाने के पीछे जो मुस्लिम धर्म का कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट है कि 2 तरह की दुनिया है। एक तो ये जो दारुल इस्लाम है, यानी वो जगह है जहाँ पर इस्लाम के मानने वाले हैं, और वहाँ पर इस्लाम के मानने वाले ही राज करते हैं, यानी मुसलमान वहाँ रहते हैं और मुस्लिम ही शासन है। एक दारुल हर्ब यानी वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रहते हैं, यानी मुस्लिम भी रहते हैं और दूसरे गैर मुस्लिम भी, लेकिन वहाँ पर सत्ता गैर मुस्लिम के हाथ में है। तो वहाँ का कहना है कि उसको दारुल जो हर्ब है उसको दारुल इस्लाम बनाना है, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं और गैर मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ ज़मीन मुसलमानों के हाथ पे रहेगी और वो ही शासन करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट है। दरअसल जो इस्लामिक स्कॉलर है तारिक फतेह, कई बार आपने सुना भी होगा, उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद 200 साल बाद एक हदीस में लिखा गया था कि इस देश में नहीं पूरी दुनिया में तभी क़यामत आएगी, उससे पहले 2 बार बुद्ध परस्तों के खिलाफ युद्ध होना है, निर्णायक युद्ध। पूरी दुनिया से बुद्ध परस्त मार दिए जाएंगे। बुद्ध परस्त मतलब जो बुत परस्त यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको मार दिया जाएगा, उसके बाद ही क़यामत आएगी। और इसलिए पूरी दुनिया में जब इस्लाम का झंडा फहर जाएगा उसके बाद ही क़यामत आएगी। इसलिए जो मुस्लिम जो लोग कट्टरपंथी हैं वो इस बात को सिखाते हैं कि इस दुनिया से बुत परस्तों को निपटाना है, ख़त्म करना है, और ये इस्लाम का एजेंडा है। हालांकि जो तारिक फतेह है उनका कहना था कि ये मोहम्मद जो पैगंबर है उसके 200 साल बाद जो कुछ लोगों ने अपने हिसाब से लिखा गया है, ऐसा इस्लाम में या कुरान में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस पर काम किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो गैर मुस्लिम है उनको ख़त्म किया जाए। और फुलवारी शरीफ से, देश के फुलवारी शरीफ से ये मामला 2016 से ही शुरू था, और अब तक 2022 तक इस पर इतना बड़ा होमवर्क ये कर चुके थे कि ये 2023 से इस पर
एक्टिव रोल में काम करना था और 2047 तक इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। लेकिन किस तरह से इसको निकाला गया और जो नए नए राज सामने आ रहे हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। ये खबर अब इतनी ही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उसके बाद भी इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं, वो जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप इस पूरे मामले पर कैसे सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस खबर को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तमाम लोगों तक इस खबर को पहुँचाना, ताकि तमाम लोगों तक ये अपडेट पता चले और सभी लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार।